हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है। इस सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। साथियों कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने लगेंगे। तो साथियों और ये जो पीडीएफ्स हैं या कोई भी अपडेट्स हैं उनको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सलीम अली एक प्रमुख संरक्षण वैज्ञानिक थे जो 50 वर्ष से अधिक वर्षों से हमारे देश में पर्यावरण नीतियों के लिए काम किया जिन्होंने, और यह किस क्षेत्र से संबंधित थे। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि सलीम अली जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में मतलब काम किया और ये कौन थे, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। सरीसृप विज्ञान, कवक विज्ञान, कीट विज्ञान और पक्षी विज्ञान। तो सलीम अली जो थे इन्होंने पक्षियों के लिए बहुत सारे कार्य किए, तो यह पक्षी विज्ञान से संबंधित थे। ठीक है, तो सलीम अली से संबंधित बहुत से प्रश्न कई बार देखने को मिले हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं। डॉक्टर सलीम अली जो थे वो एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। उन्हें भारत के बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। साथियों हम एक वीडियो भी आपके लिए लेके जाएंगे जिसमें वाटरमैन के नाम से कैसे जाना जाता है, टाइगर मैन के नाम से और भारत बर्डमैन के नाम से, ये जितने भी मैन हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए गए हैं पर्यावरण में, तो उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो भारत के बर्डमैन के नाम से हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए, किसे जानते हैं, तो डॉक्टर सलीम अली को। सलीम अली भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में पक्षियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण कराया, तो पक्षियों के लिए इन्होंने कार्य किया। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनसे भारत में पक्षी विज्ञान का विकास हुआ। उन्होंने हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नाम की किताब भी लिखी। उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभवों को फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम की किताब में लिखा है। ठीक है, तो साथियों इन्होंने बहुत सारे मतलब पक्षियों से रिलेटेड काम किए और पक्षियों से संबंधित इन्होंने किताब भी लिखी। देखिए ये है डॉक्टर सलीम अली जो कि वर्ड में सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस पढ़ाने की विधि नहीं है। क्वेश्चन है आपके सामने और ऑप्शन है उसके, समस्या समाधान, निर्देशित पूछताछ, सहकारी शिक्षा, व्याख्यान के माध्यम से समझाना। तो देखिए आप चारों ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन दिया है, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। समस्या समाधान, निर्देशित पूछताछ, सहकारी शिक्षा, व्याख्यान के माध्यम से समझाना। अगर आप इस वीडियो को सीरीज को देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था आपके साथ। क्या डिस्कस किया था कि ये जो लेक्चर मेथड है यानी कि जो व्याख्यान विधि है, यह हमारी ऊपर की कक्षाओं में यानी कि जो हमारी ऊंची कक्षाएं होती हैं यानी कि 11 12 और हमारे कॉलेजेस स्तर की, वहां पर प्रयोग होती है, ना कि प्राथमिक स्तर पर प्रयोग होती है। ठीक है, तो व्याख्यान माध्यम से समझाना ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसने पूछा है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगला है बेंगलुरु में मौजूद LEOS का। देखिए आपके जो सिलेबस है उसमें स्पेस का जो चैप्टर है उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंगलुरु में मौजूद LEOS का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म पूछ लिया है भैया आपसे। क्या है, लेबोरेटरी फॉर इक्विपमेंट्स एंड ऑप्टिकल सैटेलाइट, Laboratory for Electro-Optic Systems, Laboratory for Engineering and Operations of Satellite, Laboratory for Earth Observation Satellite। तो इसका आंसर है हमारा Laboratory for Electro-Optic Systems। ठीक है, LEOS। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे विद्युत प्रकाशिकी तंत्र प्रयोगशाला। और LEOS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स। याद रखें, आप हिंदी में पूछ सकता है तो याद रखें विद्युत प्रकाशिकी तंत्र प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, जो मिट्टी कटाव होता है, मृदा अपरदन होता है, उसे कैसे रोक सकते हैं, सॉइल इरोजन को। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, मिट्टी का आवरण बनाने के लिए पौधे उगाना, चराई की अनुमति दें, सिंचाई में वृद्धि, वनों की कटाई। तो स्वाभाविक है जब पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे हम तो ज्यादा से ज्यादा मिट्टी को क्या करेंगे, रोकेंगे, कवर करेंगे।
तो पहला आंसर इसी का हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, पौधे उगाना। तो अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मछली को अपनी दिशा बदलने और पानी में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। फ्लैट पंख और पूंछ, जिसे फ्लैट फिन्स एंड टेल्स कहते हैं, गलफड़ा, तराजू, थूथन। देखिए अलग अलग तरीके के हिंदी में देखोगे तो एकदम अजीबो गरीब दिए गए हैं, गिल्स, स्केल्स और स्नॉट। ठीक है। तो मछली को अपनी दिशा बदलने और पानी में संतुलन बनाए रखने में उसकी मदद करते हैं फ्लैट पंख और उसके पूंछ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। तो इससे और भी जान लो आप, पंख और पूंछ मछलियों में लोकोमोटिव अंग हैं, क्योंकि उनकी गति मछलियों को चलने, संतुलन बनाए रखने और पानी के भीतर दिशा बदलने में मदद करती है। मछलियों के पंख और पूंछ चपटे होते हैं, जो उन्हें दिशा बदलने और पानी में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कहलाती हैं। रबी की फसलें, चारा फसलें, खरीफ फसलें और खरपतवार। चार ऑप्शन पास दिए हैं आपके, तो आपने दो ऑप्शन तो वहीं से डिलीट कर दिए कि खरपतवार नहीं होगा और चारा फसलें नहीं होगा। अब दो फसलें हैं, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें, इसमें से कौन सा आंसर आपका हो सकता है? तो पूछ रहा है, कब बता रहा है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली, वर्षा के बाद जो बोई जाती है फसलें वो कहलाती हैं कौन सी आपकी? खरीफ की फसलें। ठीक है, तो जान लेते हैं थोड़ा सा रबी की फसल के बारे में, खरीफ की फसल के बारे में और जायद फसलों के बारे में। ठीक है, बात हुई है खरीफ की फसल की, तो पहले खरीफ की फसल जानते हैं, जो कि जून जुलाई में बोई जाती है वर्षा के बाद, और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, जैसे कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि। रबी की फसल की बात करें तो यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि। और जायद फसलों की बात करें तो जब खेत खाली होते हैं, जो कि मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है, जैसे कि तरबूज, खरबूज और खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। ठीक है, तो याद रखें ये तीन प्रकार की फसलें हमने जानी हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद फसलें। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कुपोषण का एक प्रकार एमडीडी का अर्थ है। माल न्यूट्रिशन डिफेक्ट डिसीज, माइक्रो डिफेक्ट डिसीज, मिल्क डिफिशियंसी डिसीज और मिनरल डिफिशियंसी डिसीज। तो एमडीडी क्या है? एमडीडी का जो फुल फॉर्म है वो है मिनरल डिफिशियंसी डिसीज। ठीक है, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला रॉकेट कहां से प्रक्षेपित किया गया, यानी कि भारत का जो पहला रॉकेट है उसे कहां से लॉन्च किया गया? विज्ञान अकादमी, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, भारतीय विज्ञान अकादमी, रॉकेट विज्ञान विभाग। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगा रहे हो इसमें, तो ये अकादमी हो गई, ये अकादमी हो गया और ये विभाग हो गया, तो स्टेशन ही लॉन्च किए जाते हैं हमेशा। तो आंसर इसका हो जाएगा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। जो ऑप्शन होते हैं उस पे आप विशेषतः अच्छे से फोकस किया करो। ठीक है, तो हमारा भारत का जो पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास में थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया था, और यह रॉकेट एक अमेरिकी नाइक अपाचे था। ठीक है, थुम्बा की भी फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार, जैसे टेरल्स, ये जो थुम्बा है यहाँ पर थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS, तो याद रखें। ठीक है, और ऐसे भी पूछ सकता है भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया, तो 21 नवंबर 1963। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित, यानी कि भारत ने ही बनाया है इसे, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, यानी कि जिसका फुल फॉर्म हो गया हीट। ठीक है, अभ्यास का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कहां से किया गया? एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR चांदीपुर से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम से, अंतरिक्ष अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद से। तो ठीक है, जो हीट अभ्यासों का जो उड़ान परीक्षण किया गया वह किया गया आपका ITR चांदीपुर से। याद रखें कहाँ से? ITR चांदीपुर से। तो हीट जो है, हीट की बात करें यहाँ पर जो बात हुई है, तो उसका मतलब है हाई स्पीड हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट। ठीक है, याद रखें। अभ्यास भी रिकंडक्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, यानी कि ITR चांदीपुर उड़ीसा से।
देखिए ये हीट यानी कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया अभ्यास था और इस जो इसको हाई स्पीड में मतलब लॉन्च किया गया। ये पूरा डिटेल इसमें दी हुई है। आप स्पेस याद रखें, जगह याद रखें कहाँ से, तो चांदीपुर उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उल्का पिंड फरवरी 2021 में यूके से बरामद किया गया? ग्लासगो उल्का पिंड, मैनचेस्टर उल्का पिंड, न्यू जर्सी उल्का पिंड और बिंच कोम्बे उल्का पिंड। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ करंट के क्वेश्चन भी यह पूछता है। तो आपको चारों तरफ से जानकारी होना जरूरी है कि पर्यावरण से संबंधित, ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन कौन से लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। तो ये जो उल्कापिंड देखा गया फरवरी 2021 में यूके में, इसका नाम था विंच कॉम्बे उल्कापिंड। ठीक है। विंच कॉम्ब उल्कापिंड जो है कार्बन युक्त चोंड्राइट उल्कापिंड है और जिसे 28 फरवरी 2021 को रात में 10 बजे के लगभग ग्लॉस्टरशायर इंग्लैंड के ऊपर एक फ्लोरोसेंट हरे आग के गोले के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए देखा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में सबसे अधिक उपलब्ध होने वाली मिट्टी है? यानी कि ऐसी कौन सी मिट्टी है इनमें से जो भारत में सबसे अधिक उपलब्ध होती है? खारी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे अधिक उपलब्ध होने वाली मिट्टी है। ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत के लगभग 43% भूभाग पर फैली हुई है। और खासकर अगर हम बात करें तो हमारे भारत का जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी है और ये ऊपर का जो हमारा उत्तरी मैदान है यहाँ पर ये सबसे ज्यादा नदी घाटियों में, डेल्टाओं में देखने को मिलती है। ये पोटास और चूने से भरपूर होती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और बैक्टीरिया की इसमें कमी होती है। गन्ना, गेहूं, धान, तिलहन, दालों की खेती के लिए बहुत उपजाऊ है। ठीक है। और ये नदियों के द्वारा जो रेत बहाकर लाई जाती है, ठीक है, उससे डेल्टाओं से ये निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है, पंपिंग के कारण भूजल की सतह का कम होना कहलाता है? निष्कासन, टपकना, सूखा, ड्रिप ट्यूब। तो ड्रॉ डाउन, ड्रिप डाउन, ड्रॉट, ड्रिप ट्यूब। तो पंपिंग के कारण भूजल की सतह के जल का कम होना कहलाता है ड्रॉ डाउन, निष्कासन। ठीक है। याद रखें। अगला क्वेश्चन है, एक बकरी है। बकरी कौन है? तो बकरी तो एक जीव है। तो जीव क्या है? उत्पादक है क्या? नहीं, उत्पादक नहीं है। मांसाहारी है? नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता और अपघटक? तो अपघटक भी नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी कौन है? तो एक प्राथमिक उपभोक्ता है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से आपके लिए स्पेशल वीडियो एक लेकर आऊंगा। पूरा का पूरा जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसमें से कितने परसेंट एनर्जी ऊपर के लिए ट्रांसफर होती है, कौन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, कौन द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और कौन द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता होते हैं और कौन अपघटक होते हैं और कौन उत्पादक होते हैं। ठीक है। चित्र में आप सब चीजों को देख पा रहे होंगे। इसको और मैं एक डिटेल में इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, उसमें मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन आपके लिए बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा उसी के नाजुक अनुपात के रूप में जानी जाती है जिसे पार करने से प्राकृतिक ग्रीन हाउस संतुलन गड़बड़ा सकता है? तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जा रही है? 0.1%, 3%, 0.3%, 0.03%। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा पाई जाती है वह पाई जाती है 0.03%। ठीक है। सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है हमारे वातावरण में, एनवायरमेंट में, वो पाई जाती है कौन सी? हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो कि 78% पाई जाती है। अगले ऑक्सीजन अप्रोक्स 21%। और यहाँ पर फिर अन्य गैस दिए हैं और यहीं पर हम देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वह है 0.036%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आणविक ऑक्सीजन पर यूवी किरणों की क्रिया से कौन सी गैस लगातार बनती है? सीएफसी, ओजोन गैस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आणविक ऑक्सीजन पर यूवी किरणों की लगातार क्रिया से गैस जो बनती है वह बनती है आपकी ओजोन गैस। कौन सी? ओजोन गैस, O3।
ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं और आपसे मतलब पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो ओजोन परत है, एक ओजोन लेयर जो है उसकी जो मोटाई मापते हैं ओजोन लेयर की, उसकी इकाई क्या है, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, चलिए। फिर ये थे हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। ये O3 के बारे में बताया भी है यहाँ पर इन्होंने। आणविक ऑक्सीजन पर यूवी किरणों की क्रिया से लगातार बनने वाली गैस ओजोन है। जब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में ऑक्सीजन के अणुओं से टकराती हैं तो उन्हें अलग कर देती हैं, जिससे मुक्त ऑक्सीजन परमाणु अन्य ऑक्सीजन अणुओं के साथ मिलकर क्या बना लेता है, O3 बना लेता है। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरीज हुआ करें मुझे कमेंट के माध्यम से बता दिया करो। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।